Hello students, today we are going to discuss the new topic homogeneous homogeneous linear partial differential equation. So first of all homogeneous क्या है उसके बारे में जानते हैं. Homogeneous की definition पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जस्ट सिंपल इतना है, अगर किसी भी इक्वेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, लीनियर वाला, सो सीधा डायरेक्टली आपको जो भी इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन की ऑर्डर, जो डेरिवेटिव की ऑर्डर होती है वो सब में सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये इसका बेसिक जनरल इक्वेशन है, तो इसकी ऑर्डर क्या है, nth टाइम है, nth टाइम डेरिवेशन हो रहा है, इसका भी nth टाइम. ये है कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में n-1 टाइम है और y के रिस्पेक्ट में सिंगल टाइम है, बट टोटल nth टाइम है. सेम इसका भी nth टाइम है. दैट मींस इसके होमोजेनियस के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने का जस्ट सिंपल एक तरीका कि अगर आपको जो भी इक्वेशन दिया है उसमें डेरिवेटिव सारे सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर डेल स्क्वायर वाला है, 2 वाला है, तो सारे जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स है वो 2 टाइम डिफरेंशिएशन होने चाहिए. एक बार हुआ, दूसरी बार अलग है, तो वो दोनों अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वो नॉन होमोजेनियस बन जाएगा, होमोजेनियस नहीं बनता. ओके, सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन. इस इक्वेशन को दूसरे एक और मेथड से लिख सकते हैं. ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये कैसे लिखते हैं, तो अगर आपके पास जो डेल बाय डेल एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. काफी सारे एग्जांपल्स में इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है. सो ये नोटेशन याद रखना. और y के रिस्पेक्ट में डेल बाय डेल y, सो वी कैन डिनोट बाय d डैश. ओके, डैश का ध्यान रखना, वो 1 नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से करना है. सो d और d डैश इस नोटेशन से भी हम बना सकते हैं. तो उस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को बनाया है. तो a0 एज इट इज, डेल बाय डेल x है, उसकी जगह d लिया, nth टाइम था तो पावर n आ गई, z का z एज इट इज. सेम अगेन a1 डेल बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में n-1 टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे n-1 रखा है, और y के रिस्पेक्ट में 1 टाइम हो रहा है तो d डैश यहाँ पे लिखा है. ये 1 नहीं है, डैश है. z एज इट इज सेम वैसे ही इसका d डैश y के रिस्पेक्ट में उसका nth टाइम. तो ये नोटेशन है जो सम के अंदर भी हमें यूज करना पड़ेगा, इससे इजी रहेगा. सेकंड थिंग कि ये जो होमोजेनियस का आइडेंटिफिकेशन है वो मैंने आपको समझाया, उसके बाद वो रिप्लेसमेंट है वो समझा दिया. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आती है सम सॉल्व करने के लिए, दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो पहले मैं समझा देता हूं. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन नॉर्मली आपके सारे जो मेथड्स है उसमें 3 टाइप से सॉल्व होगा. पहला सिंपल, डायरेक्टली अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगा, m² - 2m + 3 = 0. कैसे बनाना है ये मैं समझा दूंगा आपको. तो इस टाइप का इक्वेशन होगा, तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही 2 पावर का ही हो. समटाइम्स 3 पावर का हो सकता है, समटाइम्स 1 पावर का हो सकता है, समटाइम्स 4 पावर का भी हो सकता है. तो जो भी इक्वेशन हो उसको सॉल्व करने की बेसिक 3 मेथड्स है. पहले डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड मतलब अगर आपके पास सिर्फ 2 टर्म दिए तो डेफिनेटली एक m वाला होगा और दूसरा कांस्टेंट वाला होगा. तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट दूसरे साइड ले जाओ और इजीली डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, वो आपकी डायरेक्ट मेथड हो जाएगी. मे बी पॉसिबल वहां पे कॉमन लेने की जरूरत पड़ सकती है. फॉर एग्जांपल m² - 2m = 0 है, तो यहां से मैं m कॉमन ले लूं, कॉमन लेके फिर बाकी का टर्म उससे ट्रांसफर कर लूं, या डायरेक्टली = 0 से कंपेयर कर लूं, तो डायरेक्टली कॉमन से मिल जाएगा. सो फर्स्ट ट्राई करना है, अगर 2 टर्म्स है तो डायरेक्ट या कॉमन से ट्राई करो. 3 टर्म्स आए, देन उसमें चांसेस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है. क्वाड्रेटिक दैट मींस के स्क्वायर पावर वाला. तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेसिकली सबको पता है वो कैसे सॉल्व होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से. इनकेस अगर ये मेथड से सॉल्व ना हो तो आपका b² - 4ac वाला जो फॉर्मूला है उससे भी सॉल्व हो सकता है. थर्ड मेथड आएगी क्यूबिक इक्वेशन. मतलब कि अगर आपके पास ये m³ यानी कि 3 पावर वाला इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के मेथड भी आप लोगों ने 8, 9, 10 में पढ़ी होगी क्रॉस मेथड से. इसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड. इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो. तो बेसिकली ये 3 मेथड के अंदर सारे ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके सॉल्व हो जाएंगे. जैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, आफ्टर दैट आपको रूट्स मिलेंगे, मतलब कि m की वैल्यूज मिलेगी. ये जो m की वैल्यूज मिलेगी दैट इज रूट्स, और रूट्स के ऊपर से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड करना है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला मतलब आपका हाफ सम कंप्लीट. बाकी का हाफ पोर्शन आएगा वो दूसरे मेथड का आएगा, वो आगे डिस्कस करते हैं.
अब पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात हो गई। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के दो रूट्स है, सिंपल। पहला, आपको रूट्स यानी कि वो जो m की वैल्यू मिलती है वो आपके डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रूट्स है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है m1 m2 m3, मतलब कि कोई भी रूट्स होंगे बट रिपीटेड या सेम रूट नहीं होंगे। तो अगर डिफरेंट रूट है तो आपका c है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला है 5 y प्लस वो जो रूट है आपका डिफरेंट। अगर दो रूट है तो पहला रूट यहाँ पे लिखो और दूसरा रूट सेम यहाँ पे लिखो। तो ऐसा कब तक करना है, जितने आपके रूट्स आते हैं उतने ऐसे 5 वाले फंक्शन आएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे m1 इज इक्वल टू 2 मिला है, m2 इज इक्वल टू 3 मिला है, तो आपका CF क्या बनेगा, सबसे पहले 5 फर्स्ट, y और x ये फिक्स रहते हैं। यहां पे आप क्या फर्स्ट रूट है उसकी वैल्यू रखो, दैट इज 2, सो y प्लस 2x। सेकंड फंक्शन 5 2 y अगेन x, y एंड x फिक्स्ड। सेकंड रूट है आपका 3, सो ये आपका CF का आंसर होता है। इस तरीके से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, जितने रूट्स इतने यहाँ पे फंक्शन बने। तो ये हुआ अगर रूट्स डिस्टिंक्ट या डिफरेंट है तब। अगर रूट्स इक्वल होते हैं या फिर रिपीटेड, लाइक m1 भी 2 है, m2 भी 2 है, अगर रिपीटेड है तो आपका CF कैसे बनेगा, सेम अगेन जैसे 5 1 बना था 5 2 बना था वैसे ही आएगा। y और x भी फिक्स रहेगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे रूट फिक्स हो गया, मतलब कि m की वैल्यू सपोज 2 है, यहाँ पे भी दूसरे रूट में भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, सेकंड में भी 2 रहेगा, थर्ड में भी 2 रहेगा, सब जगह वो 2 रहेंगे। जितने रूट्स रिपीटेड है वो सारे उस तरीके से आएंगे। अब रिपीटेड है, यहाँ पे मैं सेम लिख रहा हूं तो 5 1 और 5 2 तो डिफरेंस हुआ, पर यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो मतलब ये डिफरेंस आपका जो पता चलेगा वो यहाँ से पता चलेगा कि वो जो फर्स्ट टर्म आएगा उसके बाद सेकंड टर्म में x लेना है, थर्ड टर्म में x स्क्वायर लेना है, यहाँ पे अगर स्टेप आए तो फिर x क्यूब, x रेज़ टू 4, x रेज़ टू 5 इस तरीके से आएगा। दैट मीन्स ये सेम रूट के अंदर आपका इक्वेशन कैसा बनेगा, मान लो कि आपका एक कांस्टेंट है, ये 5 1 फंक्शन है, उसकी जगह मैं 2 लिख देता हूं, देन ये फिक्स वैल्यू है y प्लस mx, ये फिक्स वैल्यू है तो इस तरीके से आएगा। देन प्लस, अब यहां पे जो टर्म आएगा वो है x, फिर अगेन यही चीज रिपीटेड आएगी, यहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंट होगा, 5 2 आएगा आ जाएगा, y प्लस mx अगेन सेम वैसे ही x स्क्वायर, अगेन आपका तीसरा फंक्शन, फिर x क्यूब, चौथा फंक्शन, इस तरीके से आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी। मे बी यहाँ पे जो सम्स होते हैं उसमें मैक्सिमम x स्क्वायर तक जाता है, वो भी मैक्सिमम, क्योंकि 3 रूट से ज्यादा कभी मिलेंगे नहीं। तो आपका 5 1 5 2 5 3 यानी कि ये x स्क्वायर तक ही जाएगा। इन शॉर्ट बस इतना याद रखो कि ये x भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सब जगह जब भी ये सम सॉल्व करते हो तो ये x निकल जाता है, रह जाता है, और उससे आपका पूरा का पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो ये खास ध्यान रखना। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर से रूट्स फाइंड करना देखा, रूट्स के ऊपर से CF फाइंड कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अब दो नोट्स लिखिए मैंने यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, टू ऑब्टेन ऑक्सिलरी इक्वेशन टेक D इज इक्वल टू m, D डैश इज इक्वल टू 1। कैपिटल D मतलब यहाँ पे मैंने समझा था डेल बाय डेल x, यानी x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है उसकी जगह आपको क्या लेना है, स्मॉल m लेना है, जिससे आपका वो रूट जो m वाला बनेगा वो बन जाएगा, और d डैश की जगह 1। व्हाट इज द d डैश, d डैश मतलब y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन जो करते हो वो आपका d डैश बनेगा। तो ये कंपलसरी इस तरीके से सॉल्व करना है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो इक्वेशन होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हटाने पड़ते हैं, तभी आप उसमें से पर्टिकुलर रूट्स फाइंड कर पाएंगे। इसके लिए ये सपोजिशन लेना पड़ेगा हर एक सम में। सेकंड है पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट। अभी मैंने आपको बोला था कि 50% जो पोर्शन है ये सारे सम सॉल्व करने के वो है CF, और 50% जो है वो आपका PI है, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। ऐसा क्यों, आपका जो सॉल्यूशन मिलता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर का, तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो z इज इक्वल टू CF प्लस PI इससे बनता है, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों का मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है। अगर ये सम आप सॉल्व करो तो डेफिनेटली आपको दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा,
CF कैसे फाइंड करना है मैंने यहाँ पे बता दिया, बट PI, तो PI के लिए डिफरेंट डिफरेंट केस आएंगे, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। इस केस के अंदर आपके पास यहाँ पे नोट लिखिए कि अगर आपका फंक्शन, ये फंक्शन कौन सा है इक्वेशन के अंदर जो राइट हैंड साइड टर्म पे है वो, तो वो टर्म का आंसर अगर 0 मिलता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल नेक्स्ट लेक्चर में आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि 0 राइट हैंड साइड पे होने से इसका आंसर डायरेक्टली 0 क्यों हो जाएगा। ओके, सो अभी इतना याद रखो कि अगर आपका राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x, y 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा, यानी कि इस टाइप के सम के अंदर आपका सॉल्यूशन सिर्फ डिपेंड करता है CF, तो वहीं पे आपका सम कंप्लीट हो जाएगा और ये सम ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, चलो एग्जांपल 1 स्टार्ट करते हैं। बस खास और कुछ नहीं है, एक तो CF का फॉर्मूला याद रहना चाहिए और एक ये दोनों नोट्स याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन गिवन है वो लिख देता हूं, del square z by del x square is equals to z. Also this equation can be written as, ये z को इस साइड ले लूं, so del square z by del x square minus z equals to 0। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये z वाला टर्म था, राइट हैंड साइड पे हमारा सिर्फ x एंड y वाला टर्म्स होता है, अगर वो है तो राइट हैंड साइड पे रखना है, बाकी उसके अलावा z वाला टर्म है तो इस साइड लेना है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया। ओके, होमोजीनियस है या नहीं डायरेक्टली पता चल सकता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन है, एक ही डेरिवेटिव टर्म है और वो 2 ऑर्डर का है। ऑर्डर कोई भी हो उससे मैटर नहीं है, पर जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स होते हैं वो सारे आपके सेम ऑर्डर के होने चाहिए, चाहे x के रिस्पेक्ट में हो या y के रिस्पेक्ट में। सो अभी तो एक ही है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल D नोटेशन यूज किया था, वैसे कैपिटल D नोटेशन यहाँ पे यूज करते हो, x के रिस्पेक्ट में है सो डेफिनेटली कैपिटल D आएगा। कितनी बार 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है सो d स्क्वायर आएगा। ओके, z का z एज इट इज, याद रखना ये रिप्लेसमेंट सिर्फ del बाय del x का है, ये जो z होता है या y होता है या जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती नोटेशन, तो वो साइड में लिखनी है, माइनस ये z एज इट इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से z कॉमन ले लो, सो बचेगा d स्क्वायर माइनस 1 इंटू z इक्वल्स टू 0। अब यहां से मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन काउंट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या था, सिंपल, d की जगह m और d' की जगह 1, d' तो है नहीं तो सिर्फ d की जगह m रिप्लेस करना है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है z वाला वो आपको इग्नोर करना है। इग्नोर इसीलिए क्योंकि मुझे यहाँ से रूट्स लाने हैं, रूट्स लाने के लिए पर्टिकुलर आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लाइक यहाँ पे स्मॉल m फाइंड करना है तो वो नोटेशन d में आ जाता है, तो उसके अलावा जो भी आपके वेरिएबल्स टर्म होते हैं वो आपको इग्नोर करने पड़ेंगे, तभी वो आंसर मिलेगा। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d की जगह m, सो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेफिनेटली आपका क्या रहेगा 0। मतलब अगर सिंपल बात करूं तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑलवेज कैसा होता है, इस टाइप का होगा, f ऑफ d, d' इज इक्वल टू 0। d की जगह हम क्या लेते हैं m, d' की जगह 1 लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑलवेज इस फॉर्म में होता है, मतलब कि m होगा 1 होगा और बाकी सारी अदर वैल्यूज होगी। इस तरीके से आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा और राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू क्या होती है 0 होती है। सो देन अब इसको सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टराइजेशन करो, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली कैसे सॉल्व होगा, अभी मैंने आपको 3 मेथड बताई थी, 3 मेथड में से पहली सीधी 2 टर्म है, सीधी डायरेक्टली हो जाएगा डायरेक्टली सॉल्व करके, तो ये कांस्टेंट टर्म है उठा के इस साइड ले लो, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो m इज इक्वल टू आंसर बनेगा प्लस और माइनस 1। ऑलवेज याद रखना रूट्स के अंदर अगर स्क्वायर फॉर्म है तो आपका जो आंसर मिलता है वो प्लस और माइनस दोनों में कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती है रूट्स के अंदर। सो 2 रूट मिले मुझे, एक प्लस 1 मिला और एक माइनस 1 मिला है, दोनों डिफरेंट है, 1 और माइनस 1 सेम नहीं होता। दैट मीन्स कि आपका कौन सा वाला इक्वेशन आएगा, इस टाइप का डिफरेंट रूट वाला, तो वो CF का इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दिस रूट्स आर डिस्टिंक्ट।
सेंटेंस लिखोगे तो भी चलेगा, साइड में ऐसे लिखा होगा तो भी चलेगा। सो CF बनाओ, CF इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऑलवेज phi 1, आफ्टर दैट ये फिक्स्ड है, इसके अंदर y और प्लस x ये कंपलसरी आएगा। आपको सिर्फ क्या रखना है, m1 रूट यानी फर्स्ट रूट। जरूरी नहीं है कि पहला +1 ही लेना है, अगर इनकेस कोई रूट में आप पहले माइनस कंसीडर करते हो देन प्लस करते हो, डजंट मैटर, दोनों चलेगा, क्योंकि बीच में ये जो साइन है वो सब जगह प्लस होती है, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो +1 है, 1 यहाँ पे लिखो, 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो बचेगा ओनली y प्लस एक्स। अभी सिर्फ दिखाने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, फर्स्ट सम इज प्लस सेकंड रूट phi 2 y सेम प्लस x सेम, ये सेम रहेगा। सेकंड रूट क्या है आपका -1, तो यहां पे मेंशन कर देता हूं -1 इंटू एक्स। वैसे आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है y प्लस 1 इंटू एक्स यानी x प्लस phi 2 y माइनस यहां पे आ जाएगा इंटू एक्स। आपको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है, ये सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल था तो वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे। ओके, सो CF मुझे मिल गया, बट ऑलवेज आपका कोई भी इक्वेशन हो, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI का बनता है। बट अभी के लिए, अभी ये केस के अंदर आपका राइट हैंड साइड क्या मिला है, सॉरी क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड क्या है आपका 0, तो राइट हैंड साइड अगर 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है 0। सो डेफिनेटली हियर f of x comma y equals to 0, therefore PI that means particular integral is also 0। PI 0 मिला, CF मिल गया है, तो फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन बनाओ। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज Z, अपना मेन इक्वेशन जो मेन वेरिएबल है वो कौन सा है Z। सो Z इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF की वैल्यू phi 1 y प्लस x प्लस phi 2 y माइनस x प्लस PI इज अ 0, लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल ऐसा ही आगे देखते हैं कि जिसमें इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। हियर द सेकंड एग्जांपल, इक्वेशन पहले देख लो, होमोजेनियस है यानी वो सिंपल चेकआउट करो। यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज थर्ड ऑर्डर, मतलब कि 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। सेम वैसे ही सेकंड है वो भी थर्ड ऑर्डर है, 3 बार हो रहा है। हाँ ये है कि 2 बार x के रिस्पेक्ट में, 1 बार y के रिस्पेक्ट में, बट इट डजंट मैटर। हमें यही देखना है कि टोटल आपका डेरिवेटिव स्टेप सेम होने चाहिए। तो ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, एंड आल्सो दिस इज आल्सो 3 टाइम्स। दैट मींस कि आपका ऑर्डर अगर सेम है सारे डेरिवेटिव्स का, सो डेफिनेटली इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये होमोजेनियस बन गया, डेफिनेटली होमोजेनियस से सॉल्व करना है। सो अगेन पहले इक्वेशन जो दिया है वो लिख देता हूं, del cube z del x cube minus 3 del cube z del square x into del y plus 2 del cube z del y cube equals to 0। एग्जाम में जब भी आप सम सॉल्व करना स्टार्ट करो और दिस जो भी गिवन इक्वेशन है ना, पहले इस तरीके से लिख लें। अब d फॉर्म में, d डैश फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। सो del बाय del x है, उसकी जगह आएगा d। कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, सो d क्यूब आएगा। z का z एज इट इज -3। सेम अगेन x का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहां पे आएगा d स्क्वायर, एंड y का सिंगल टाइम हो रहा है तो आएगा d डैश, एंड z एज इट इज +2। सेम अगेन y के रिस्पेक्ट में 3 बार, सो उसको हम डिनोट करते हैं d डैश से, 3 बार है सो क्यूब। ये लिखने में ध्यान रखना एक्साइटमेंट में 1 3 ऐसा ना बन जाए, नहीं तो d रेज़ टू 13 पावर काउंट हो जाएगी। सो d डैश और क्यूब इंटू z इक्वल्स टू 0। z सब में से कॉमन ले लो तो d क्यूब माइनस 3 d स्क्वायर d डैश प्लस 2 d डैश क्यूब इंटू z इक्वल्स टू 0। सो अगेन लेट्स टेक द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा आपका कैसे, d की जगह क्या करना है m, यानी यहाँ पे स्मॉल m कंसीडर करो, m क्यूब माइनस 3 d की जगह m स्क्वायर, d डैश की जगह हम क्या काउंट करेंगे 1, सो ये 1 रहेगा, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस 2 अगेन d डैश की जगह 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, सो ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। z मत लिख देना यहाँ पे। सो ये इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन जो है ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है।
तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि फर्स्ट मेथड डायरेक्ट थी जो हमने प्रीवियस सम में सॉल्व किया, सेकंड थी क्वाड्रेटिक यानी कि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, और थर्ड मैंने आपको लास्ट में बताया था ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर क्यूबिक इक्वेशन। और यही यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। रिपीट कर देता हूँ मेथड क्या थी। सबसे पहले जो भी आपका क्यूबिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म यानी क्यूब वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट यानी कि आगे की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन करो, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। एम स्क्वायर के आगे -3, एम वाला स्टेप यहाँ पे नहीं है तो आपको लिखना है 0 और कांस्टेंट टर्म 2, इतना आ गया। देन यहाँ पे m की डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू कि जो वैल्यू यहाँ पे रखूं तो मुझे आंसर 0 मिले। ये चेक करने में सिंपल है, ऑलवेज पहले +1 लेना, उससे नहीं होता तो -1 लो, उससे नहीं हो रहा तो 2, देन -2। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ सम्स ये 4 वैल्यूज के अंदर आ जाते हैं। सो इस तरीके से मैं देखूं तो पहले m की जगह 1 लो तो 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर +2, तो 1 का क्यूब आएगा 1 -3 एज इट इज, 3 into 1 1 ही रहेगा, +2, 2 + 1 3, 3 - 3 0। मतलब ये इक्वेशन के लिए m = 1 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस इट इज आल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये रूट डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट करके मैंने यहां से फाइंड आउट कर लिया। ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू लाना डेफिनेटली जरूरत है, अगर ये नहीं आएगी तब तक आगे की प्रोसीजर नहीं होगी। चलो ये मिल गया। अब 0 से स्टार्ट करो। ये जो वर्टिकल लाइन है उसमें आपको एडिशन करना है और क्रॉस लाइन के अंदर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि 1 + 0 दैट इज 1। अब 1 into 1 करो तो क्या मिलेगा 1, वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन। ओके, अगेन एडिशन -3 + 1 सो मिलेगा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 into 1 -2 ही रहेगा, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। 0 - 2 अगेन -2, -2 into 1 अगेन -2, 2 - 2 आंसर हो जाएगा 0। अगर आपका कैलकुलेशन राइट है, मेथड राइट है तो ये आंसर डेफिनेटली 0 होगा। अगर नहीं हुआ दैट मींस समझ लो कि आपने इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक की है या फिर आपकी ये वैल्यू रॉन्ग है। ओके, सो ऑलवेज इस तरीके से ध्यान रखना। एग्जाम में ये जो मैंने अभी दिखाया ट्रायल एंड एरर मेथड का, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब यहां से इक्वेशन कैसे बनाना है, तो पहला रूट आपका ऑलरेडी 1 फिक्स्ड है। ओके, तो मतलब कि एक रूट आपको मिल गया है m = 1। ओके, अगर 1 को इस साइड ले लूं मैं तो क्या हो जाएगा m - 1 = 0 होगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पे पहला रूट आएगा m - 1। ये अभी समझाया, या तो उस तरीके से याद रखो, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो ऑपोजिट साइन के साथ यहाँ पे कंसीडर करो। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, सेकंड वैल्यू यहां से लेनी। अब डेफिनेटली यहाँ पे एक टर्म 0 हो गया है और एक m मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। m³ में से एक m यहाँ पे मेंशन हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे कहां से स्टार्ट होगा, m² से, या फिर ऑल्टरनेट ऑप्शन से याद रखो कि एक आपकी वैल्यू 0 हो रही है, मतलब एक स्टेप निकल रहा है इसमें से, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से m² से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे m² के साथ स्टार्ट करो। पहला टर्म है 1 into m², बट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो सिर्फ आएगा m²। दूसरा टर्म है -2 into m² के बाद स्टेप आता है m, -2 कांस्टेंट, तो m के बाद कांस्टेंट वाला टर्म आता है तो एज इट इज -2 ही रखना है, इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में से डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन बनाना है, ये एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका तो रूट डायरेक्टली बन जाएगा। अब इसको स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे या b² - 4ac। फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्व करने के लिए 2 वैल्यू है, 2 का फैक्टर एक ही है, 2 into 1। अब यहाँ पे मैं +2 + 1 करूं तो +3 होगा, +2 - 1 करूं तो +1 आएगा, -2 + 1 करूं तो -1 आएगा, और -2 - 1 करूं तो -3। बट -2 लाना यहाँ पे इम्पॉसिबल है, मतलब फैक्टराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो b² - 4ac वाले मेथड से सॉल्व करो।
एंड इनकेस अगर एग्जाम में फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो याद नहीं आ रही तो ऑलवेज बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा क्योंकि वो एवरग्रीन मेथड है। सो m-1 है, ये -1 इस साइड जाएगा, m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। एक रूट मिल गया है, दूसरा रूट बनाता हूं तो उसके लिए तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अपॉन 2a। सो व्हाट इज द एबीसी? एबीसी का मतलब ए जो है वो आपका ये टर्म है एम स्क्वायर के आगे वाला, बी जो है वो आपका एम के आगे वाला टर्म है और सी आपका कांस्टेंट वाला टर्म है। तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू रखो। सो माइनस बी की जगह ये वैल्यू माइनस के साथ काउंट करनी है। सो -2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू अगेन -2 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, 1 इंटू सी इज अ -2, 2 इंटू ए की वैल्यू अगेन 1। ओके, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पहले तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, देन माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन 2। सो 2 प्लस और माइनस 4 प्लस 8 दैट इज 12 अपॉन 2। अब ये इसमें से जितना भी रूट पॉसिबल निकलता है फैक्टर में से वो निकालो। तो 12 के फैक्टर 6 इंटू 2 होता है, 4 इंटू 3 होता है एंड 12 इंटू 1 उसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें से किसी का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है बट इसका है, यानी 4 इंटू 3 के हिसाब से करूं तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और 3 का स्क्वायर रूट वही रहेगा 2√3। तो इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी नेक्स्ट 2 प्लस और माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2 यहां से कॉमन ले लो, कॉमन वाला 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू यहां पे मिलेगा 1 प्लस और माइनस √3, ऊपर नीचे से 2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। टोटल कितने रूट्स मिले? एक, यहां पे प्लस वाला भी है और माइनस वाला यानी टोटल 2 है, तो 2 प्लस 1 यानी 3 रूट मिले। ये भी एक साइन है, अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली आपको 3 रूट्स मिलेंगे, चाहे वो सेम हो या फिर डिफरेंट हो बट 3 रूट्स डेफिनेटली मिलेंगे। चलो रूट्स आ गए, अब वापस आपको CF बनाना है। सो CF इज इक्वल टू, पहली बात तीनों रूट डिफरेंट है तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो 5 1 y देन प्लस फर्स्ट रूट 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ x प्लस 5 2 y प्लस सेकंड रूट, इसके अंदर टोटल 2 रूट है, सेपरेट कर देता हूं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। पहले प्लस वाला लेते हैं, सो 1 प्लस √3 इंटू एक्स। सेम वैसे ही थर्ड रूट y प्लस 1 माइनस √3 इंटू एक्स। सो दिस इज द CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब PI अगेन चेक करना है। PI के लिए आपका राइट हैंड साइड क्वेश्चन के अंदर क्या है 0, दैट मीन्स आपका PI ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। मेंशन कर देता हूं f of x, y that is right hand side equals to 0, that's why pi particular integer is also 0. So complete solution is z is equals to CF plus pi। CF की वैल्यू 5 1 y plus x plus 5 2 y 1 plus y plus 1 plus √3 into x plus 5 3 y plus 1 minus √3 into x, and this is the final solution. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी इनकेस कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।